नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाओ और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। आप भी ऐसी बोला करोगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी, कैसे हो आप सभी। चलिए जल्दी से आ जाएगा, फिर आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं जी। वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो सौर मंडल वाला चैप्टर होगा, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलो, तो हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सौर मंडल। सौर मंडल में घूमने चलेंगे आज हम। सौर मंडल, सोलर सिस्टम, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाएगा, बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी पेन कॉपी निकाल लें, नोट्स बना लो और अच्छे से पढ़ लो जी। जल्दी से ध्यान देंगे। सौर मंडल लिख पढ़ेंगे, सौर मंडल के विषय में ध्यान देंगे। तो सबसे पहले सौर मंडल, अब यहाँ पे लिखो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है जी। बिल्कुल ध्यान से, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं बताते हुए चलूंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है और हम वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, अब बताओ जी। ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मा आप, मैं आपसे पूछते चल जाऊंगी और आप बताना, ठीक है। आप मुझे बताना ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप बोलोगे ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी कहलाता है जी। सारा चीज कवर हो जाएगा, डेफिनेटली टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं के शामिल रूप को क्या कहा जा रहा है, ब्रह्मांड कहा जा रहा है। ब्रह्मांड की डेफिनेशन क्या होती है। आपका ये जो एसएससी जीडी में है, आपका 1 या 2 नंबर की ज्योग्राफी आएगी। 1 या 2, इंडियन ज्योग्राफी तो मैंने आपकी पूरी कंप्लीट करवा दी है, अब आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी रह गई है। तो 1 या 2 नंबर की ही पढ़नी है आपको, ज्यादा की नहीं आती जी। तो बिल्कुल ढंग से ब्रह्मांड किसे कहते हैं, और जब आप लिख लोगे तो मेरे को बोल दो यस मैम हमने लिख लिया है जी। सूक्ष्म अणुओं से लेकर सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी जी, बिल्कुल ध्यान से। वर्ल्ड ज्योग्राफी कितने पेज में, आज मैं चाहती हूँ आपका सौरमंडल वाला टॉपिक निपट जाए, है ना। तो सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं के शामिल रूप को क्या कहा जा रहा है, शामिल रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत काफी प्रचलित है, ये बताइए। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो है बिग 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 बैंग सिद्धांत काफी प्रचलित है। बिग बैंग सिद्धांत काफी प्रचलित है, कौन सा सिद्धांत है जी।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत संबंधित है। ठीक है। हाँ जी। देखो मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये भी मेरे हाथों का लिखा हुआ है ना। आप और सबसे भी पीडीएफ से ही पढ़ रहे हैं। अगर मेरे से भी पीडीएफ से पढ़ लोगे तो कोई दुख तकलीफ तो की परेशानी तो हो नहीं जाएगी। आप ध्यान से समझे। बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे हर चीज़ पढ़ाऊंगी, मन से पढ़ाऊंगी। मैंने तो टाइप भी नहीं करवाई है टाइपिस्ट से। आप ये तक देखो, इंडियन ज्योग्राफी पूरी लिख लिख के पढ़ा दी है ना। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसको भी खत्म होने में 1-2 महीने का समय लग जाएगा। अगर मैंने आपको इसे वैसे नहीं पढ़ाया तो। काफ़ी दिन हो गए हैं, शायद कितनी क्लासेस हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लासेस हो गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्लासेस, इसलिए मैं ना आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसे ही पढ़ाऊंगी। आप प्लीज़ ध्यान से मन लगा के पढ़िए। और पीडीएफ से आप सबसे पीडीएफ से पढ़ लेते हैं तो मेरे से भी प्लीज़ पीडीएफ से पढ़ लीजिए। आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट है। और खामोशी से पढ़ लीजिएगा प्लीज़। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है बस। जी हाँ। अगर आप पीडीएफ से कवर करोगे तो वही चीज़ें हैं, मेरे हाथों का ही तो लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। बहुत अच्छे से मैं जैसे लिख के पढ़ाती थी, लिखने में बहुत टाइम खर्च हो जाता है। ये मैं पहले लिख कर लेकर आ गई हूँ, बस बात इतनी है। और इससे पढ़ लीजिएगा आप। इतनी सी बात है, इतनी सी बात अगर समझ जाओगे तो आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस है वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से 10 दिन। 10 दिन में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप सबसे पढ़ रहे हो तो मेरी भी पीडीएफ को स्वीकार कीजिएगा। ये भी थोड़ी होता है ना। अब मैं तो तब भी वैसे ही अच्छा पढ़ाऊंगी आपको। आप प्लीज इधर आइए, यहाँ पे देखिए, मैं प्रॉपर टाइम दूंगी, लिखकर आप लिख लो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कितनी जल्दी लिखते हो। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना। आप आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप इस चीज को कितनी जल्दी लिख रहे हो। आप लिख लो जल्दी जल्दी। आप मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जी चलो। जब सबके साथ आप रीजनिंग वो पीडीएफ में एडजस्ट हो जाते हो तो प्लीज मेरे साथ भी हो जाइए। जी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे संबंधित है, अब ये बताइए। और सब पे मैं इंपॉर्टेंट लगाते हुए चाहूंगी, प्लीज अब मुझसे बातें मत करना। देखो 10 मिनट निकल गए, मैं चाहती हूँ अच्छे से पढ़ लो आप। हम्म। मेरे प्यारे दोस्त, इसमें जो समझाने वाली बात है वो सब यहाँ लिखी हुई है। कसम से एक एक पॉइंट आपका यहाँ स्लाइड में है। कुछ भी चीज अलग नहीं है, मैं पूरा डिटेल में लिख के लाती हूँ ये सब चीजें। ब्रह्मांड की, अब आप मुझे बताओ, आपसे पूछ रही हूँ मैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे संबंधित है, तो आप क्या बोलोगे? वैसे ब्रह्मांड, वैसे बिग बैंग सिद्धांत काफी प्रचलित है। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन व्यक्ति थे, उनका नाम याद कीजिएगा कौन थे। तो बिग बैंग सिद्धांत को प्रचलित करने वाले कौन थे? जॉर्ज लेमेंटेयर। कौन थे? जॉर्ज लेमेंटेयर। ये आपको आप सबसे पीडीएफ से पढ़ लेते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखो ध्यान से इससे पढ़ो। आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा की डेफिनेशन अब आराम से जब हो जाए, आपके सामने ये पीडीएफ है, जब हो जाए तो मुझे बता देना। जी। नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो, अरबों तारों कुछ प्रॉब्लम हो जाती है चीजों को लेकर, तो अभी पढ़ लो। अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा किसे कहते हैं? अब आप जितनी जल्दी लिखोगे आपके ऊपर है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड कर दूंगी, आप मुझे नेक्स्ट स्लाइड बोल देना। जी। तो आकाशगंगा क्या है? अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ बिलियन ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। 11 पे देखो, 11 हो रहे हैं ना, तो 12 पे मैं स्लाइड चेंज कर दूंगी। ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है। जी।
ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है? 100 अरब आकाशगंगा है। आकाशगंगा की डेफिनेशन क्या होती है? अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं? अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। और ब्रह्मांड में कितनी? 100 अरब आकाशगंगा है। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है? ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? मैं क्लास में ही याद कराऊंगी, पक्का वाला प्रॉमिस है। चलो, लिखने से अच्छा है कि आप क्लास में ही याद कर लो। हमारी आकाशगंगा का नाम, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? प्लीज सभी बताइए। हमारी आकाशगंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं पक्का बता रही हूँ, सबको मैं याद करा दूंगी, आप मुझे बताते हुए चलिए। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो आप बताइए। सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? बोलिए, सर्पिलाकार। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा का नाम इतने नामों से जाना जाता है, मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला। सबसे पहले हमारी आकाशगंगा को किस व्यक्ति ने देखा था? तो किस व्यक्ति ने देखा था जी? गैलीलियो नाम के व्यक्ति ने देखा था। गैलीलियो नाम के व्यक्ति ने देखा था। अब आपने ये कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं जी? जहाँ बता दीजिए। जमुना, प्रशांत जी, भोला, जल्दी से बताओ। दीपक, बिग बैंग ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। आपका ज्योग्राफी में सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, एक या दो, मुश्किल से दो आएंगे, तो उसके लिए इतनी पैनिक मत हो, और भी सब्जेक्ट हैं जी। अब सौर मंडल की डेफिनेशन, कोई आपके एग्जाम में सौर मंडल की डेफिनेशन थोड़ी आएगी, आप ध्यान दो इन बातों को, है ना। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल की डेफिनेशन क्या होती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले। जब लिख रहे हो तो मेरे को बोल देना, मैं नेक्स्ट कर दूंगी। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले। सौर मंडल की डेफिनेशन में क्या लिखना है? कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ये सन है, और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले कौन है? विभिन्न ग्रह आ गए, क्षुद्र ग्रह आ गए, क्षुद्र ग्रह आ गए, धूमकेतु आ गए, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को, तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, है ना। मतलब सौर मंडल में की डेफिनेशन होगी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कौन कौन है? जरा नाम पढ़ना, जरा नाम दिखने, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंड, तथा अन्य आकाशीय पिंड। बस ये है डेफिनेशन, लो कितनी इजी है। तथा अन्य आकाशीय पिंड, ये भी आपको क्लियर हो गई। अब ये बताओ आप सभी, तथा अन्य आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो आप बोलोगे मैम सौर मंडल। तो किस सौर मंडल की डेफिनेशन कैसे याद हुई? बताइए, बताइए। क्लास में ही याद करवाऊंगी, मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ आपको। मैंने कहा ना, मैं क्लास में याद करा रही हूँ। सौर मंडल की डेफिनेशन ये है कि सूर्य, सन है ये, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कौन कौन है? ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। ऐसे ना लिख के इस तरीके से समझ लीजिए, हो गया। वेरी गुड, डेफिनेशन समझ में आ गई सौर मंडल की। इंपॉर्टेंट भी बताते रहेंगे। सूर्य, सूर्य अपने अक्ष पर कैसे घूम रहा है? अब ये बताइए। ये वाला सूर्य के विषय में पूरा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा। सूर्य अपने अक्ष पर कैसे घूम रहा है, ये बताइए। तो सूर्य अपने अक्ष पर, से सूर्य, तो सूर्य में बड़े ऊ की मात्रा है, तो इसमें भी शुरू में बड़े ऊ की मात्रा ही आ रही है। तो कैसे घूम रहा है? पूर्व से पश्चिम घूमता है जी, पूर्व से पश्चिम घूमता है। जब आप लिख लोगे तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट पर चलेंगे। तो सूर्य में क्या है? बड़े ऊ की मात्रा। सूर्य में क्या है? मैं आपको पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं याद करवा दूंगी जी। सूर्य
के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे भी बड़े ऊ की, यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। सूर्य का 70.6% भाग हाइड्रोजन और 27.4% भाग हीलियम से बना है। सूर्य का 70.6% भाग हाइड्रोजन, 70.6% भाग हाइड्रोजन बाद में, और 27.4% भाग हीलियम से बना है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहला रहा है? द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सन इज कॉल्ड क्रोड। क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है दोस्त? सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। और सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड, 4 ऑप्शन दे देगा ना वो, धूमकेतु, उल्का या क्या, तो आप क्या बोलोगे? सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। और सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कहने लगे क्या है? 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप किस पर टिक करके आओगे? आप नाभिकीय संलयन पर टिक करके आओगे। याद हो गया? सूर्य अपने अक्ष पर, सूर्य में बड़े U की मात्रा है, तो उससे याद रखना सूर्य अपने अक्ष पर कैसे घूम रहा है। तो एग्जामिनर पूछेगा पूरब से पश्चिम घूम रहा है, उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व, तो आप पूरब से पश्चिम पर टिक करके आओगे। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। क्रोड। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हो गया, वेरी गुड, शाबाश, सबको याद हो गया है ना। अभी मैं पूछूंगी कि सूर्य अपने अक्ष पर कैसे, मैं क्लास में ही याद करा दूंगी पीडीएफ से। आप पहले लिखते थे और आज आप क्लास में याद करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। सूर्य की दीप्तिमान, अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश अवक्षय, क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। वो तो 4 ऑप्शन दे देगा, प्रकाश मंडल, अवक्षेपण, या प्रकाश दीप्ति, या प्रकाश कुछ भी दे देगा। तो आप क्या बोलोगे? सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है, जी, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने लाख गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। जी, ये कंटेंट आपका बहुत सारी बुक का है, बिल्कुल मिला जुला। आप अगर याद कर लोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप सबके लिए, ये मैं पक्का वादा कर रही हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरे साथ आप क्लास में पढ़ लोगे तो। बिल्कुल प्रॉमिस कर लो, बैम कंठस्थ कर लो कि हम क्लास में याद कर लेंगे। सूर्य अपने कैसे, यहाँ पे मैंने बताया ना, सूर्य अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? पूरब से पश्चिम, क्योंकि सूर्य में बड़ों की मात्रा है, इसमें भी याद रखना। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है। अब ये आते हैं हमारे ग्रह। ग्रह तो देखो, ये है सन, यानी ये सूरज है। सूरज के पास बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सीक्वेंस याद करो। अच्छा, कि सन है, सन से आगे बुध मिलेगा, बुध के आगे शुक्र, शुक्र के आगे पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ये मिलेंगे। ओके, तो बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक बार सभी, जी, तो बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक बार सब मेरे साथ बोलो। मैं, आप अपने आप से पक्का प्रॉमिस करो कि जो मैम या दीदी बोल रही है वो हम पीछे पीछे बोलेंगे। 101% याद हो जाएगा। बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ। मरकरी। शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, बोलो। मंगल को मार्स, और बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून। और शुद्ध ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जा रहे हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षा के बीच पाए जा रहे हैं। जी, लिख लो आराम से, या मैप बना लो। जब बना लोगे तो मेरे को बोल देना, मैं नेक्स्ट कर दूंगी, कोई जल्दी नहीं है। अब मेरे को तो कहते थे मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ा रही हूँ, अब मैं तुम्हारी राइटिंग देखूंगी तुम कितनी जल्दी करोगे, नेक्स्ट बोलते हो।
मुझे बहुत कहा है ना तुमने इंडियन ज्योग्राफी में। सन कितने ग्रह हैं ये बताइए। ये लिख लिया था, लिख लो पहले। अभी मैं पूछूंगी सबसे। चैतन्य, जी जी रिकॉर्डेड नहीं है, मैं पढ़ा रही हूँ जी। लिख लो आराम से। अब आते हैं ग्रह। ग्रह की डेफिनेशन, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। तो रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए सर्टेन ऑर्बिट। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये है सूर्य, ये है सूर्य और ये है सूर्य, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे कौन, ग्रह। ठीक है। अच्छा, ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश है, तो आप बोलना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, इनका अपना प्रकाश नहीं है। ये किससे, ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। आराम से इसे लिख लो, डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट एंड एनर्जी। तो ग्रह के बारे में क्या क्या याद करना है, जल्दी बताइए। वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सर्टेन ऑर्बिट। ठीक, ग्रह क्या है, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, ग्रह। इंडियन ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी एक ही आएगा, बस बस। अब ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा है नहीं, तो ये किससे ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं, ये और देख लो, ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये लाइनें जो यहाँ लिखी हुई है बस आपको इतनी ही याद करनी है, मैंने यहाँ पे सब लिखवा रखी है, सब यही है, आपको टिक करके आना है सिर्फ जी। जल्दी से ये लिखिए। हो गया आपका जी। लिख लिया हो तो बताओ। वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हो। हिंदी वाले हिंदी में लिखे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखे, बस बात खत्म। तो ग्रहों के पास अपना प्रकाश या ऊष्मा होती है तो आप मना कर दोगे, ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये किससे ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है सूर्य से, शाबाश। ग्रह कितने होते हैं आप ये बताइए, याद हो गया, शाबाश, ओहो मेरा दिल खुश हो गया, अब आपने बोला याद हो गया है जी। जी अंजलि बहन, ग्रह कितने होते हैं चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। ग्रह 8 होते हैं। अब इन 8 ग्रहों को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, आंतरिक या पार्थिव ग्रह इनर प्लेनेट और जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह आउटर प्लेनेट। अब आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कौन से कितने हैं, तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह 4 हैं, जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह ये भी 4 हैं। तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह इनर प्लेनेट कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे बुध शुक्र पृथ्वी व मंगल है, बुध शुक्र पृथ्वी व मंगल है। जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह कौन से हैं, तो आप बोलना बृहस्पति शनि अरुण व वरुण है। तो अब मैंने आपसे याद कराना है ग्रह कितने हैं, 8 9 10 11, टिक किस पे करके आओगे, 8 है 9 है 10 है 11 है, तो आप टिक करके आओगे। एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। अब तुम देख लो क्या करना है तुम्हें। ग्रह कितने, 8,
ग्रहों को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, आंतरिक या पार्थिव ग्रह, दूसरा है जोविन ग्रह या बाह्य ग्रह। तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह में कौन कौन है, जल्दी से बताओ। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मारस। जोविन ग्रह या बाह्य ग्रह कौन से हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, प्लीज ये याद कर लो। जो सूर्य के पास वाले होते हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं, जो सूर्य से दूर वाले होते हैं वो बाह्य ग्रह होते हैं। तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन से हैं, जब लिख लोगे तो मेरे को बोल देना यस मैम हमने लिख लिया है। इससे पीडीएफ से आपको याद करने में ज्यादा हिम्मत मिलेगी, मैं सच बता रही हूँ। ग्रह 8 होते हैं। आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन से हैं, तो आप बोलोगे आंतरिक या पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। और जोविन ग्रह या बाह्य ग्रह ये कौन से हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इन्हें आप लिख लो आराम से, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। ओके चलो आराम से लिख लो। ओके फुल टॉपिक से नहीं बनेगा, पूरी कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी से बनेगा एक टॉपिक। जी लिख लिया सबने। अब इनको सबको एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए हम पढ़ेंगे, पहले बुध को, फिर शुक्र को, फिर पृथ्वी को, फिर मंगल को। जी तो एक बार और रिवीजन करो। ग्रह कितने हैं हमारे, 8। आंतरिक या पार्थिव ग्रह, जोविन ग्रह या बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल है। जोविन ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण है। बुध क्या है, बुध, बुध की कैपिटल, बुध को लिखते हैं मरकरी, बुध को लिखेंगे मरकरी इंग्लिश में। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सूर्य के पास सबसे नजदीक कौन सा ग्रह, सूर्य के नजदीक कौन सा ग्रह है, ये बताओ। सब आगे सब चीजें लिखी हुई हैं, आप आराम से पढ़ो। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, बुध। सबसे हमारा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, हमारा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल। तो आप बुध पर टिक कर आओगे। इसका तापांतर सबसे अधिक होता है, ये इसका जो बुध का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा है। जी जी और बुध के पास कोई अपना उपग्रह है, तो आप बोलना बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पर किसका अभाव है, यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है, कोई वायुमंडल नहीं है। जैसे चांद पर जाते हैं, है ना, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, 88 दिनों में पूरी करता है। अब आप इसको आराम से लिखो, जब लिख लोगे मुझे बता देना, मैं इतने दोबारा से रिपीट करती हूँ चाहे एक और बार याद हो जाए। चलो एग्जामिनर पूछेगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल। तो आप किस पे टिक करके आओगे, बुध। सबसे छोटा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है पूछेगा एग्जामिनर, सबसे छोटा ग्रह 4 ऑप्शन देगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो आप किस पर टिक करके आओगे, बुध। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, ये बताइए, बुध का। क्या बुध के पास अपना कोई उपग्रह है, ये बताइए। तो बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। अब बुध के पे वायुमंडल है, तो आप बोलोगे बुध पर वायुमंडल का अभाव है। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। अमित शाह जी, प्लूटो को तो श्रेणी से ही निकाल दिया है ग्रह की, इसलिए वो आता ही नहीं है अब एग्जाम में इतना। नेक्स्ट स्लाइड कर दो। जब आप बोलोगे कि मैम लिख लिया तभी तो मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगी, फिर आप बोलोगे कि मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दी, मैं इसलिए नेक्स्ट स्लाइड नहीं कर रही हूँ। पहले आप नेक्स्ट बोल दो सब। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह दोबारा से याद तो कर लो कम से कम। सूर्य के नजदीक ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे अधिक टेम्परेचर वाला ग्रह बुध,
बुध के पास क्या अपना कोई उपग्रह है? बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। जी, अब सबने बोला नेक्स्ट, तो तभी मैं नेक्स्ट करूंगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे बताया कि नेक्स्ट कर दीजिए मैम। जी, अब आता है शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं। जब तक आप ये नहीं कहोगे कि मैम हमने लिख लिया, मैं तब तक आगे नहीं करूंगी, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ ये बात। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस। ये सूर्य से सबसे दूसरा निकटतम ग्रह है, सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। आकार घनत्व एवं व्यास में किसके आकार घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। आपसे तो इतना ही पूछा जाएगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जा रहा है? बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को। तो 4 ऑप्शन दे देगा, आप तो शुक्र पे टिक कर आओगे। आपसे क्यों नहीं पूछेगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन इसे क्यों कहा जा रहा है, लेकिन हमने तब भी लिखवा रखा है, हमने तब भी लिखवा रखा है, क्योंकि आपका सिर्फ वनडे का एग्जाम है। क्यों कहा जाता है? अब मैंने देखो क्यों का भी बोल रखा है। क्यों? क्योंकि आकार घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। वीनस एंड अर्थ ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड द सेम मास एंड हैव अ वेरी सिमिलर कॉम्पोजिशन। शुक्र को क्या कहते हैं? भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, और सांझ का तारा, इवनिंग स्टार कहते हैं। और यह सौरमंडल का क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यही है। अब आराम से कर लो, इतने में और रिपीट कर देती हूँ। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस। सूर्य के से सबसे दूसरा निकटतम ग्रह है, सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। किस किस में? आकार घनत्व एवं व्यास। 3 चीज याद रखो। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहा जा रहा है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने के लिए हमें 3 चीजों को याद रखना होगा, आकार घनत्व एवं व्यास। क्या क्या याद करना होगा जरा बताओ? आकार घनत्व एवं व्यास, क्या याद करना होगा? आकार घनत्व, आकार घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। जी, शुक्र को क्या कहा जाता है? भोर का तारा। मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा इवनिंग स्टार कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। हो गया? जी, वेरी गुड, हो गया सबका। परिक्रमण काल इसका, अब शुक्र के बारे में ही है। इस शुक्र का परिक्रमण काल, रिवोल्यूशन पीरियड कितने दिनों का है? 225 दिनों का है। शुक्र का परिक्रमण काल कितने दिनों का है? जी, शुक्र का परिक्रमण काल कितने दिनों का है? 225 दिनों का। लिखेंगे शुक्र का परिक्रमण काल, रिवोल्यूशन पीरियड 225 दिनों का है। शुक्र का घूर्णन काल, रोटेशन पीरियड। परिक्रमण का मतलब होता है कि अपने ही अक्ष पर घूमना, अपने ही अक्ष पर। देखो, परिक्रमण का मतलब होता है जैसे ये सूर्य है और ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, ये शुक्र ग्रह है, इस तरीके से कि शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और एक होता है कि शुक्र का अपने अपने ही अक्ष पर घूमना। लट्टू है, लट्टू देखा है? जैसे लट्टू घूमता है ना, लट्टू घूमता है अपने अक्ष पर, वो एक ही जगह पर घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, अपनी जगह ही नहीं बदलता। उसे घूर्णन काल कहते हैं। ठीक है,
घूर्णन काल में मतलब लट्टू की तरह ही घूमेगा। रोटेशन पीरियड 243 दिनों का होता है। परिक्रमा काल सूर्य के चारों ओर घूमना, जब शुक्र घूमता है तो परिक्रमण काल 225 दिनों का, घूर्णन काल 243 दिनों का। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मैंने आपको एक और बात बताई थी, बुध का भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी उपग्रह नहीं। तो आप दिमाग में बैठा लो, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। आराम से पढ़ लो पहले। ना तो बुध का कोई उपग्रह है, ना ही शुक्र का कोई उपग्रह है। ये हो गया। अच्छा, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, CO2। क्यों गर्म ग्रह है? क्योंकि CO2 90% है। प्रेशर कुकर जैसी स्थिति हो जाती है, प्रेशर कुकर लाइक कंडीशन। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, यानी दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज घड़ी इस तरीके से चलती है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, क्योंकि घड़ी सुई उल्टी थोड़ी चलती है, सुई इस तरीके से चलती है। वीनस एंड यूरेनस रोटेट ईस्ट टू वेस्ट। एक बार और रिपीट करूंगी तो आप आराम से लिख लो। परिक्रमण काल का मतलब समझ में आया ना? परिक्रमण काल का मतलब कि ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। घूर्णन का मतलब लट्टू देखा है, लट्टू जब फिराते हैं तो वो अपने ही जगह से हिलता नहीं है और घूमता रहता है। तो इस तरीके से वो घूर्णन काल करता है 243 दिनों का। मैंने बताया कि बुध और शुक्र जो शुरू के दो ग्रह हैं, जो शुरू के दो ग्रह हैं उनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं। वीनस हैज नो सैटेलाइट। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह हॉट प्लेनेट शुक्र है ना। क्यों गर्म है? क्योंकि CO2। क्यों तो पूछेगा ही नहीं, गर्म ग्रह बस शुक्र बता दोगे आप, बछुट्टी। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है ना, बस। ये है मैप सोलर सिस्टम का। सन है, सन आ गया, फिर ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो को तो श्रेणी से ही निकाल दिया है ग्रह की। अब आती है पृथ्वी। सूर्य आया, सूर्य के बाद बुध आया, बुध के बाद शुक्र। अब शुक्र के बाद कौन सा ग्रह आता है? तो शुक्र के बाद पृथ्वी। तो ये कितने नंबर की होगी? तीसरे नंबर की हो गई, नहीं हो गई? तो बुध शुक्र और उसके तीसरे नंबर पर पृथ्वी। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर, थर्ड प्लैनेट फ्रॉम दी सन। थर्ड प्लैनेट फ्रॉम दी सन। थर्ड प्लैनेट फ्रॉम दी सन। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, ओनली प्लैनेट इन विच लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। पृथ्वी का उपग्रह बता दीजिए क्या है? तो आप बोलोगे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, सैटेलाइट मून। परिक्रमा का मतलब क्या होता है? कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना। 365 दिन, 5 आवर 48 मिनट 46 सेकंड। और घूर्णन काल अपनी ही अक्ष पर लट्टू की भांति घूमना। लट्टू जिस तरीके से घूमता है। 23rd आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड, ऑलमोस्ट 1 डे और 1 दिन का। परिक्रमण तो भैया 1 साल का होता है, 1 साल में 365 दिन होते हैं। और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अभी तक हमने जो 2 ग्रह पढ़ लिए, क्या उनके उपग्रह थे? नहीं, बुध और शुक्र के तो उपग्रह ही नहीं थे। लेकिन पृथ्वी का निकल के आया है, वो भी मात्र एक, वो भी मात्र एक, वो भी क्या नाम है? चंद्रमा। चंद्रमा निकल के आया है। तो आराम से इसे लिख लो अब। चलो, जी। सूर्य से दूरी के क्रम पे कितने नंबर पे? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो आप क्या लिख के आओगे? तीसरे नंबर का ग्रह है। अब ऐसा कौन सा एकमात्र ग्रह है, पृथ्वी मतलब पृथ्वी है, जिस पर जीवन है? तो आप बोलोगे एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो है पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह, बुध और शुक्र के कोई ग्रह थे?
बुध और शुक्र के कोई उपग्रह थे? बिल्कुल मना कर देना। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं थे, लेकिन पृथ्वी का उपग्रह है, वो भी एक, जिसका नाम है चंद्रमा। परिक्रमा। जी। 365 दिन, 5 आवर 48 मिनट 46 सेकेंड। घूर्णन काल 23rd आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। ऑलमोस्ट 1 डे। आराम से लिख लो, जब हो जाए तो मुझे बता देना। जी। एक दिन में देखो, एक दिन में 24 घंटे तो होते हैं, लेकिन ये 23rd आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड घूम रहा है, बस। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो हिंदी में लिखे, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में। जी। ध्रुवों के पास पृथ्वी कैसी है? ध्रुवों के पास ध्रुवों के पास पृथ्वी थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूभाप कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि कौन सा उपग्रह इसका चंद्रमा, इसके आकार को क्या कहते हैं? भू आभ कहते हैं। ध्रुवों के पास ये क्या है? ध्रुवों के पास पृथ्वी थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूभाप कहते हैं। शेप ऑफ आवर प्लेनेट इज जॉइड। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर वेरी इंपॉर्टेंट 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। बस, नीला ग्रह। आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करूंगी, क्योंकि आप आराम से लिखो। जी। ध्रुवों के पास क्या है? ध्रुवों के पास पृथ्वी चपटी होने के कारण, इसके आकार को भूभाप क्यों कह रहे हैं? पृथ्वी के आकार को, तो पृथ्वी के आकार को भूभाप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ध्रुवों के पास क्या है? ध्रुवों के पास पृथ्वी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूभाप कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ओके। हाँ जी, हर 10 जुलाई को ऑफर मिलेगा, 10 तारीख को ही मिलता है बुक पर ऑफर। जी। हाँ, लेकिन चंदन, मैंने आपको बताया ना। हाँ। अब आता है मंगल। पृथ्वी हो गया है मंगल। मंगल सूर्य से 4th नंबर का ग्रह है। रिवोल्यूशन पीरियड यानी सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में करता है। मंगल को रेड प्लेनेट कहते हैं। मंगल के जो उपग्रह हैं वो फोबोस और डिमोस हैं। मंगल के उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मंगल ग्रह। मंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलो बताओ। मंगल को इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है? 4th प्लैनेट फ्रॉम दी सन। क्योंकि सबसे सबसे पहले कौन आया? बुध। बुध का उपग्रह है कोई? नहीं। शुक्र का उपग्रह है कोई? नहीं। पृथ्वी का उपग्रह? हाँ, कौन सा? चंद्रमा। ऐसे याद करो। अब मंगल सूर्य से दूरी के क्रम में कितने? तो आप बोलोगे क्रम में 4थे स्थान पर। ये सूर्य की परिक्रमा यानी मंगल जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है 687 दिनों में। मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह, रेड प्लेनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब देखो, आपसे तो एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है।
4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो आप टिक करके आ जाओगे रेड प्लेनेट पे। आपसे क्यों वो नहीं पूछता, आपसे तो 1 नंबर ये पूछेगा क्योंकि आपसे क्यों, लेकिन आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। क्योंकि क्या है, मंगल ग्रह की मिट्टी में, मंगल ग्रह की मिट्टी में क्या है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जा रहा है। इसके उपग्रह कौन कौन से, मंगल के फोबोस और डिमोस। मंगल के उपग्रह कौन से हैं, फोबोस और डिमोस। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ये दोनों, अगर ऊंचा पर्वत, ऊंचा ज्वालामुखी, सब मंगल ग्रह पर ही मिलेगा। किसी और ग्रह पे पढ़ा है मैंने, बुध शुक्र पृथ्वी पे नहीं ना। तो अच्छा, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, पर्वत निक्स ओलंपिया। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन, ओलंपस मोन्स। और देखो, जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स। पूछने लगा एग्जामिनर कि सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, वो किस ग्रह पर मौजूद है, तो मंगल ग्रह पर मौजूद है। आराम से पढ़ो। आराम से लिखो, सब मेरे साथ लिखो, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रही, मैं तो आपसे कह रही हूँ बहुत अच्छे से लिखो। जब हो जाए मेरे को बता देना, मैं बोल दूंगी, आगे बढ़ा देंगे। लिखा, यहां तक याद हुआ सबको। नेक्स्ट कर दूं, एक बार और रिवीजन करो पहले प्लीज, एक बार और याद रखो। सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है, मंगल चौथे स्थान पर। और ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर रहा है, 6 से 87 दिनों में। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। ओके, मंगल के उपग्रह बताओ कौन से, फोबोस और डिमोस। मंगल के उपग्रह फोबोस और डिमोस। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। क्या है, निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पर मौजूद है। और ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है। एक तो पर्वत और ज्वालामुखी के नाम एक बार पढ़ लो ध्यान से। अच्छा, पर्वत का नाम क्या है, निक्स जोनस। ओके ठीक है, निक्स करके याद कर लेना, पर्वत का नाम निक्स है, निक्स। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम याद करो, मोन्स, ओलंपस मोन्स। चलो, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिमोस, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, डिमोस। कौन सा है, डिमोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। अच्छा,
प्लीज एक बार और याद कर लो, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, पर्वत में सब भूल जाएंगे, निक्स ओलंपिया। निक्स है, निक्स। ये प्रियंका के पति का नाम याद कर लेना, उससे ज्यादा याद हो जाएगा निक्स, वरना ना भूल जाओगे, सच में बता रही हूँ मैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है। ओके, अच्छे से लिखा, शाबाश, आज तो दिल खुश हो गया है। ठीक है, लाल ग्रह क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसकी मिट्टी में क्या है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, डिमोस वेरी इंपॉर्टेंट, बृहस्पति। बस बृहस्पति रह गया, ये शनि रह गया, ये अरुण और ये वरुण, खत्म हो गए, पूरे पूरे ग्रह ही खत्म हो गए। अब देख लो, अगर आपको आज करने आज कर लो, ना कल कर लेना, ये भी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं तो कोई जल्दबाजी कर नहीं रही। ठीक है, बताओ। अगर आपका मन है तो पढ़ लो, वरना कल पढ़ लेना, वरना सौर मंडल कंप्लीट हो जाएगा। लिख लो आप आराम से। अभी 5 मिनट है, 5 मिनट में जितना करना है उतना कर लो, छोड़ दूंगी मैं। आज ही करा दो सबको, तो आज ही कर लो, आज ही खत्म हो जाएगा फिर सौर मंडल। हाँ, जी। चलो बृहस्पति पढ़ लो। बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है? सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है, फिफ्थ प्लेनेट फ्रॉम दी सन। सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? लार्जेस्ट एंड हैवी प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। मैम कल कराना, ओके, इसे मैं कल कराती हूँ बृहस्पति से। मैं, हाँ, जब आप सभी मना कर रहे हो तो ठीक है, कल करा देंगे पक्का, कोई बात नहीं, कल करा देंगे। मैं तो जो आप बोलोगे वही करेंगे हम। कल कराएंगे बृहस्पति से, ठीक है। चलो तब बताओ सेशन कैसा लगा, देख लो, अच्छा अच्छा बताना। बृहस्पति से मैं कल करवाऊंगी, ध्यान रखना सब। यहाँ तक है, बस यहाँ तक स्लाइड मिलेगी, यहाँ तक बृहस्पति कल होगा। सेव कर दी मैंने। अब बताओ सेशन कैसा लगा, स्माइल कर दो, देख लो सारे, प्लीज रिक्वेस्ट। रश्मि, और नहीं नहीं, एक साथ ना बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप इतना ही लिखो आज, रश्मि जी।
जी। कैसा लगा सेशन? अब देख लो, जल्दी बता दो। और याद हो गया ना? आज याद हुआ है नहीं हुआ, ये बताओ पहले। बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। ओके मैम, प्लीज दिल से बताना, देख लो, दिल मत तोड़ना। अच्छा लगा। हाँ, 2 नंबर हैं, 2 नंबर के लिए आपको देखो पढ़ लो, 2 नंबर के लिए। और इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको एक, हाँ, आपका बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगी चीजें, और जल्दी भी कोर्स हो जाएगा। और आराम से फिर आप बार बार रिवीजन करते रहना घर बैठ के, है ना? एक दिन सौर मंडल हो जाएगा, एक दिन अक्षांश देशांतर हो जाएगा, एक दिन सारे 8 कॉन्टिनेंट हो जाएंगे, और लो भाई आपकी छुट्टी, ये बस। इतना सा सिलेबस है, अगर इसे मन से दिल खुश होके पढ़ लोगे तो। अच्छा लगा ना सेशन? चलो तो अब हम कल मिलेंगे। अच्छे से याद कर लेना जितना बताया, मैं चाहे रिवीजन भी करा दूंगी। ओके। जी। थैंक यू। थैंक बहुत शुक्रिया, आप सबने अच्छा माना मेरा जो ये मैं पढ़ा रही हूँ। बस याद कर लीजिएगा प्लीज। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू।